रहा हूँ बैठ जाओ के जाओ, क्लास में। नहीं है तो उस वक्त नहीं था। सर देखें, मैं सर पूछ लें यार, हर लड़के से पूछ सकते हैं, मैं सुबह से बैठा हूँ। अच्छा चलें ठीक है। ये गैलेक्सी J7 प्राइम पुत्र ये कौन है? तेरी भाई अटेंडेंस कैसे लगाएंगे हम? ये कौन है J7? सर ये आते हैं फिर गाना निकालते हैं यहाँ पे भाई ये तो, दूसरा लेक्चर में तंग। ये कौन कौन है ये? बस ये मैंने, जफर है। भाई अपना नाम से ज्वाइन किया करें, अपने नाम से। चलो यार जो है ना, मैं आप लोगों को बेटा, अच्छा ये टॉपिक कौन सा पढ़ना था हम लोगों ने, याद है किसी को? हाँ भाई, उज़ैर, फहद याद जी है तुम्हें? सही। वो याद है किसी को? बोल क्यों नहीं रहे हो? सर आज पहला दिन है। सर रिलेशनशिप तक तो पढ़ा था, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप। सिर्फ टाइप्स पढ़ी थी बस? यस सर, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप तक बस। चलें जी, अगला सवाल देखें बेटा। कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर देना, मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ। ये आप लोग खुद भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, ये मैंने अलाउ कर दिया है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो रास्ते में आप बोल लेना। उसके बाद जो है ना, ये हमारा टॉपिक है आज का, बुक आप लोगों के सामने होगी पड़ी, उसको सामने रखा करें भाई। कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनैलिटी एंड मोडेलिटी वाला टॉपिक है बेटा। पहले देखते हैं कार्डिनैलिटी क्या होती है, ठीक है जी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी। इंस्टेंस क्या होते हैं बेटा? एट्रीब्यूट होते हैं हमारे, जो एक एंटिटी के अंदर, एंटिटी मीन टेबल या रिलेशन के अंदर, वो कहता है जितने ज़्यादा हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे, एसोसिएट विद ईच इंस्टेंस। एसोसिएट का मतलब होता है कनेक्ट होना, मिले हुए होना, ठीक है ना। ये एक दूसरे से बेटा हमारे ज्वाइन होते हैं। ऑफ द रिलेटेड एंटिटी, यानी कि इज़ नोन एज कार्डिनैलिटी। मतलब वो कहता है कि हमारा एक एट्रीब्यूट, ठीक है जी, कनेक्ट होता है हमारे दूसरे एट्रीब्यूट से, जो कि हमारी दूसरी टेबल होती है। तो इसके दो तरीके हैं बेटा, वन और मैनी। वन का मतलब क्या है? द कार्डिनैलिटी ऑफ वन इंडिकेट सिंगल इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी, द सिंबल ऑफ वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल सीधी लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको हम लोग कार्डिनैलिटी कहेंगे अगर एक इंस्टेंट रिलेट कर रहा होगा दूसरी टेबल के एक ही इंस्टेंट से। मैनी क्या है बेटा? द कार्डिनैलिटी ऑफ मैनी इंडिकेट मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ एंटिटी दैट सिंबल, उसका हम करो सिंबल बनाते हैं, करो के फुट का, ये मैनी जो होता है। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? हुसैन असगर, क्या सवाल है तेरा? खुद को अनम्यूट कर सकते हो यार आप। मोडेलिटी क्या होती है बेटा? द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ द रिलेटेड एंटिटी इज नोन एज मोडेलिटी, ठीक है बेटा। जब हमारा वो मिनिमम मतलब कोई एक, जब वो रिलेट कर रहा होगा किसी दूसरे से, तो उसको हम मोडेलिटी कहते हैं। इसमें दो चीज़ें ऑप्शनल और मैंडेटरी होती हैं बेटा। ऑप्शनल का मतलब क्या है? द रिलेशनशिप इज कॉल्ड ऑप्शनल वन द मिनिमम नंबर इज ज़ीरो, द स्मॉल सर्कल, सर्कल लगा देते हैं छोटा सा, जो क्या शो कर रहा होता है? ऑप्शनल शो कर रहा होता है रिलेशनशिप को। मैंडेटरी मतलब नेसेसरी होता है बेटा। द रिलेशनशिप इज कॉल्ड मैंडेटरी व्हेन द मिनिमम नंबर इज़ वन, द वर्टिकल लाइन, हम इस तरह से वर्टिकल लाइन लगा देते हैं, ये मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है भाई। तो इसी तरह से जो है ना, एक्सप्लेन द कंसेप्ट हैं इसके बेटा। सपोज़ वो कहता है दो एंटिटीज़ हैं हमारे पास, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। देन द कार्डिनैलिटी या रिलेशनशिप बताने हैं हमने। वो कहता है वन टू वन भी हो सकता है, इट मीन्स दैट वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए, एंड इंस्टेंस मीन एट्रीब्यूट, कि ए क्लास, ए एंट्रीब्यूट जो है ना टेबल का या ए फाइल का जो एट्रीब्यूट होगा इज़ रिलेटेड टू ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी। मतलब सिर्फ एक ही एंटिटी एट्रीब्यूट हमारा रिलेट करेगा
एंटिटी बी से। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं अगर कहता हूँ कि जो है ना स्टूडेंट जो है ना हमारा स्टूडेंट 1 रोल नंबर 1 है, वो सिर्फ देख सकता है अपनी जो है ना लाइब्रेरी के अंदर बुक। तो स्टूडेंट 1 ने जो भी बुक उठाई होगी वो एक बुक शो होगी, हालांकि उसने 5 किताबें और भी उठाई होंगी, लेकिन 1 to 1 का मतलब क्या होगा, सिर्फ 1 एट्रीब्यूट हमारा क्या होगा, रिलेट करेगा। 1 to many क्या है, इट मीन्स दैट 1 इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए इज़ रिलेटेड टू मैनी इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी। यानी कि मैं उसे कहूँगा रोल नंबर 1 जो है उसका नेम भी शो कराओ, उसकी क्लास भी शो कराओ, उसका जो है ना फ़ी भी शो कराओ, उसका फ़ाइन भी शो कराओ, तो ये 1 to many हो जाएगा। अब एंटिटी जो है ना ए के अंदर सिर्फ रोल नंबर उठाया, लेकिन एंटिटी बी के अंदर हमने नेम, फादर नेम, क्लास, उसका फ़ाइन उठा लिया, तो ये रिलेट हो गया। मैनी टू मैनी क्या है बेटा, इट मीन्स दैट 1 instance of entity A is related to that of entity instances of entity B, and can one instance of entity B is related to many instances of entity A। ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब बहुत सारे इंस्टेंस B के सारे जो है ना जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो रिलेट कर रहे होंगे एंटिटी A के तमाम एट्रीब्यूट से। ज़ीरो का क्या मतलब है, ज़ीरो और 1 का, इट मीन्स दैट इंस्टेंस ऑफ एंटिटी A इज रिलेटेड टू एनी इंस्टेंस ऑफ एंटिटी B। हम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं। रिकर्सिव का मतलब होता है इट्स सेल्फ बेटा, इसका मतलब क्या है, इट्स सेल्फ। इट इंडिकेट रिलेशनशिप ऑफ एंटिटी टू इट्स सेल्फ, उसी एंटिटी का उसी से जब हम रिलेट करेंगे तो ये क्या बनेगा। अभी आप इस टेबल को गौर से देखिए और इस टेबल में सिर्फ वो चीज़ें देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। देखिए ये सिर्फ एक जो है ना रेक्टेंगल है जिसमें स्कूल लिखा हुआ है और स्टूडेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा, हम देख सकते हैं, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि एक स्कूल के अंदर कोई बच्चा नहीं पढ़ता, ये हमने सर्कल पढ़ा था ऑप्शनल के लिए, याद होगा आपको, ठीक है ना। तो एक स्कूल के अंदर हो सकता है कि कोई बच्चा ना हो, ये भी हो सकता है कि एक स्कूल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हों। तो इसके अंदर देखिए हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक हम इसको डिस्कस कर रहे हैं ऑप्शनल को, और दूसरा हमने डिस्कस करना है इसको, ये जो हमारा क्या है क्रोज फुट था जो कि मैनी को शो कर रहा था। तो हम क्या कहेंगे, हम इस तरह से पढ़ेंगे कि इंडिकेट दैट ओनली वन स्कूल इज़ इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप। वह स्कूल है टेबल हमारे पास एक, और दूसरी क्या है स्टूडेंट्स हैं, कि हो सकता है कि स्कूल के अंदर क्या हो, ऑप्शनल है कोई बच्चे ना हो, और दूसरा क्या है मैनी स्टूडेंट हो। हाँ अभी फाद बोलो। सर मुझे आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही, बिल्कुल हल्की हल्की आ रही है सर। हल्की हल्की आ रही है, क्यों यार, मैं तो बड़े ज़ोर से बोल रहा हूँ। आपने स्पीकर ऑन, अपनी स्पीकर की आवाज़ ज़रा लाउड करें ना, आपकी और तो लाउड मुझे की हुई बिल्कुल है, ठीक आ रही है। पता नहीं सर, ये मेरे ख्याल में सिग्नल का मसला हो रहा है। ऐसे ही आप रूम में अंदर बैठे होंगे ना, ज़रा थोड़ा रूम का जी जी दरवाज़ा सर, खोलें ताकि सिग्नल पूरे हैं। वाईफाई है? वाईफाई है सर। हाँ तो वाईफाई में तो आनी चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है सर मैं आप? देखता हूँ वाईफाई की। हाँ इसको सर चेक बार करें, बार डिस्कनेक्ट हो रहा आपकी है, मेरे आवाज़ ख्याल में बिल्कुल सिग्नल क्लियर आ प्रॉब्लम। रही है मुझे, बिल्कुल 100% क्लियर है। मैंने उल्टा अपने हेडफोन की वॉइस कम की हुई है। सर मैं देखता हूँ, वाईफाई देखता हूँ, आप पढ़ाएं सर। चलें ओके बेटा, ओके ओके, चलें जी। तो ये देखिए, ये जो मैंने दो लाइनें अभी हमने पढ़ी, यही ये कार्डनैलिटी में वही लिखी हुई हैं, दैट ओनली वन स्कूल इज़ इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप। कार्डनैलिटी में क्या है बेटा, इंडिकेट दैट देयर मे बी मैनी स्टूडेंट इन द स्कूल। अब ये वो चीज़ है, इंडिकेट दैट देयर मस्ट बी वन स्कूल टू हैव दिस रिलेशनशिप, इंडिकेट दैट देयर मे बी नो स्टूडेंट इन द स्कूल। तो हो सकता है कि कोई स्कूल के अंदर कोई बच्चे ना हो, या ये भी हो सकता है कि एक स्कूल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हों बेटा। तो ये स्कूल हो गया, ये हम लोगों ने रिलेशनशिप का जो है ना साइन बनाया, और ये दो चीज़ें हम लोगों ने एक ही चीज़ के अंदर मर्ज कर दी, तो आप लोगों की फाइनल फिगर ये दूसरे नंबर वाली बनेगी, ठीक है ना। जिसके अंदर क्या है कि हो सकता है कि एक स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे हों, या एक स्कूल के अंदर कोई स्टूडेंट ना हो। क्लियर हो गया भाई। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो है ना स्लाइड में क्या है, व्हाट इज़ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ER। इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग सारे बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा, अपनी बुक पर लिख लें। ER डायग्राम क्या है, ER डायग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मेरा टेबल की, जो कि इन अ डेटाबेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम इट वाज डेवलप्ड। इसको पीटर चैन ने डेवलप किया बेटा 1976 के अंदर। जो हमारे रेक्टेंगल सिंबल्स होते हैं, ठीक है ना, रेक्टेंगल सिंबल्स कौन से हैं, ये बेटा जिस तरह ये आपको फिगर नज़र आ रही है हमारी, तो ये जो सिंबल्स हैं बेटा ये हमारे रेक्टेंगल हैं।
तो ये हमारे किसको शो करेंगे, ये हमारी एंटिटी को शो करेंगे। फ्लो चार्ट चैप्टर जो टॉपिक आपने पढ़ा था उसको ज़रा रिमाइंड कीजिए, तो उसमें यही हमने सैम्बल्स ही पढ़े थे। अगर हम ओवल टाइप सर्कल लगाते हैं बेटा तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स को शो करेंगे, इसको डायमंड सिंबल कहा जाता है बेटा। ये हमारा क्या होगा, रिलेशनशिप को शो कर रहा है, ठीक है ना। डायमंड सिंबल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो है ना डिसीजन लेते हैं बेटा, ये ट्रू की शक्ल में, फॉल्स की शक्ल में, ये इंट्रीज करते हैं यहाँ से। तो मज़ीद हम लोग स्टेटमेंट इसके साथ लिख सकते हैं, ये आगे देखते हैं, ठीक है जी। तो मैंने जैसे ये हमारा सवाल है कि दी एंटिटीज़ इन द ईआर डायग्राम फॉर कार मैन्युफैक्चरर कंटेन द फॉलोइंग एसोसिएशन। आपको पता होना चाहिए कि जब हमारी कार बनती है तो वो मुख्तलिफ मराहल से होती हुई शॉप पर या जो है ना शोरूम पर आती है सेल होने के लिए। इसके पहला क्या है, अ मैन्युफैक्चर बिल्ड्स वन और मैनी कार्स। आपको पता है कि एक हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक या एक से ज़्यादा कार्स बनाते हैं। अ कार बिल्ट बाय ओनली वन मैन्युफैक्चरर, लेकिन ये भी हकीकत है कि कार्स को बनाएगा मैन्युफैक्चरर। द रिलेशनशिप क्या बनेगा, ये वन टू मैनी बनेगा। कैसे बनेगा, देखें, मैन्युफैक्चरर है, एक मैन्युफैक्चरर एक कार बनाएगा। अगर आप सिर्फ इस एक को देखें अभी और इस एक को देखें तो वन मैन्युफैक्चरर क्या करता है, बिल्ड्स दी वन कार। और ये भी है कि वन ही मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर तो एक ही है, क्या करेगा, ये बहुत सारी मैनी कार्स बनाएगा, ठीक है ना। या हम इसको उलट भी पढ़ सकते हैं कि मैनी कार्स आर बिल्ड्स बाय मैन्युफैक्चरर्स, या वन कार इज़ बिल्ड बाय मैन्युफैक्चरर। हम लोग इसको इस साइड से भी रीड कर सकते हैं बेटा, इस साइड से भी रीड करना चाहें कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर लाइसेंस डीलरशिप होती है। आपको पता है कि जब हमारी कोई फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन कार्स बनाती है तो वो डायरेक्ट मार्केट में सेल नहीं करती, बल्कि क्या करती है, वो बेटा हमारी डीलरशिप देती है। किसको देती है, यहीं एजेंसीज़ के अंदर, ठीक है ना। फिर हम एजेंसीज से लेके शोरूम तक आते हैं। तो एक मैन्युफैक्चरर क्या करेगा बेटा, एक डीलरशिप एक ही देगा। जैसे डीजी खान में अगर वो अपनी गाड़ी को भेजता है तो यहाँ पर जैसे सीडी वाले हैं हमारे होंडा वाले, तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक मैन्युफैक्चरर कंपनी तो वही है सीडी होंडा वाले जो हैं, लेकिन वो डीजी खान में क्या करते हैं, एक लाइसेंस देते हैं एक ही एजेंसीज वाले को, उसको डीलरशिप कहा जाता है। जैसे अगर आप CD70 लेने जाते हैं तो मार्केट के अंदर मौजूद है, और जो है ना इसी तरह से 125 लेना चाहते हैं CD के लिए तो वहाँ पर वो उन्होंने एक अलहदा बंदे को डीलरशिप दी हुई है। तो यही कहना चाह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक ही बंदे को डीलरशिप देगी, या ये भी हो सकता है कि एक ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बहुत सारे लोगों को डीलरशिप दे, डीजी खान में अलहदा दे, मुल्तान में अलहदा दे, भावलपुर में और लोगों को दे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये चीज़ हो गई बेटा, क्लियर है ये चीज़। दूसरे नंबर पर हमारे पास है, नेक्स्ट स्लाइड है, व्हाट आर गिव एन एग्जांपल। हाँ जी, दूसरा है मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट शिपर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, ताकि ये जो है ना हमारा जो ये कार्स हैं इनको डिलीवर कर दें। तो मैन्युफैक्चरर हो सकता है कि एक जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करे, ऑप्शनल है जो है ना शिपर से कि मेरी कार ले जाओ या ना ले जाओ। ये भी है कि मैन्युफैक्चरर कहें कि मेरी बहुत सारी कार्स को जाके डिलीवर करो। इसी तरह से शिपर ट्रांसपोर्ट्स कार, a shipper transport one or many cars, a car can be transported without any shipper and many shippers। एक शिपर या एक से ज़्यादा शिपर्स को भी कह सकते हैं कि मेरी कार डिलीवर कर दो। जैसे इसको अगर हम पढ़ेंगे क्या कहेंगे, शिपर डिलीवर्स मैनी कार्स, ये पहले देखिए ना, शिपर ट्रांसपोर्ट्स मैनी कार्स वन कार्स, ये भी है। या शिपर ट्रांसपोर्ट्स ज़ीरो, यानी कि कोई भी कार हमारा नहीं ले जाता। या शिपर हमारे क्या करते हैं, डिलीवर्स मैनी कार्स, ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये भी हो सकता है। डीलरशिप स्टॉक्स कार, डीलरशिप स्टॉक का कार टू सेल करने के लिए, आपको पता है जब आप किसी भी शोरूम पर शॉप पर जाते हैं तो एक डीलरशिप के पास ये हो सकता है कि एक डीलरशिप के पास स्टॉक हो, एक ही गाड़ी ठहरी हो, एक ही बाइक, एक ही कार ठहरी हो। या ये भी होता है कि डीलरशिप तो एक ही होता है ना, बंदा एजेंसी तो एक ही है, एक ही शॉप के ऊपर आपको बहुत सारी मोटरसाइकिल कार या कार्स वहाँ पर मिलें, तो ये चीज़ भी हो सकती है बेटा। अब आपको एंटिटी डायग्राम अगर बनानी पड़ेगी तो ये देखिए, ये एंटिटी डायग्राम आपकी फुल बनी हुई है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इसको जब पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरर क्या है, वही हमारी सारी जो हमने अभी जितनी भी हमने फ्लो डायग्राम बनाई हैं उनको कनेक्ट कर दिए, आपस में मिला दिए
कि एक मैन्युफैक्चरर बिल्ड्स वन कार या वन मैन्युफैक्चरर, ये ज़रा गौर से दोबारा देखिएगा, मैं निशान लगाता हूँ कि मैन्युफैक्चरर बिल्ड्स वन कार, ठीक है ना, ये वाली मैन्युफैक्चरर जो है ना एक ही होगा, बिल्ड्स मैनी कार, ये चीज़ भी कर सकता है। अब कार जो है ना, कार का स्टॉक रखना है या कार को ट्रांसपोर्ट करना है, उसके बाद कार ट्रांसपोर्ट कहाँ होगी, शिपर के पास। तो ये क्या है, वो क्या करेगा बेटा, वो बहुत सारी कार्स भी लेके जा सकता है या वन कार भी लेके साथ जा सकता है, ये ऑप्शनल है हमारे पास। मैं शिपर के पास जाएंगी, शिपर कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसके साथ, मैन्युफैक्चरर के साथ। मैन्युफैक्चरर लाइसेंस देती है बेटा, वो एक लाइसेंस भी दे सकती है एक डीलरशिप को या एक से ज़्यादा भी दे सकती है डीलरशिप को। स्टॉक रखने के लिए क्या करेगा डीलरशिप, हो सकता है कि उसके पास बहुत सारी स्टॉक हों कार्स के अंदर मैनी, या ये भी हो सकता है कि उसके पास कोई गाड़ी ना हो, कोई स्टॉक के अंदर कोई मौजूद ना हो। ठीक है बेटा जी, तो ये हमारे पास हो गया हमारा डीलरशिप एंटिटी रिलेशन डायग्राम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एंटिटी डायग्राम एडमिशन। ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा, जब आप एडमिशन लेते हैं आपको पता है पड़ा बेटा, पहले कॉलेज अनाउंसमेंट करते हैं, फिर आप उस पर अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए। अप्लाई करने के लिए आप चूज़ करते हैं मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस ग्रुप। इसके अलावा आपको पता है कि एक स्टूडेंट जब एडमिशन लेगा तो एक ही ग्रुप पर जो है ना अप्लाई करता है, या वो मेडिकल का स्टूडेंट होगा या इंजीनियरिंग का होगा या आर्ट्स का होगा बेटा, या कंप्यूटर पे अप्लाई करेगा। स्टूडेंट आर ग्रांटेड एडमिशन, उसके बाद कॉलेज उसको ग्रांट करता है किसकी बेस पे, उसके सब्जेक्ट्स की बेस पे, उसकी परसेंटेज की बेस पे। फिर आप स्टूडेंट क्या करता है, फ़ीस डिपॉजिट करता है। यही आपने प्रोसेस किया था जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था, आपको याद होगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर जो है ना टेबल्स बनाते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। हम 3 टेबल्स बनाते हैं। कौन से 3 बनाएंगे बेटा, एक स्टूडेंट की टेबल बनाते हैं, एक ग्रुप की बनाते हैं, एक फ़ीस की बनाते हैं। तो इन तीनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या होगा, इन रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट एंटिटीज़ इन कॉलेज एडमिशन सिस्टम एज फॉलोज, स्टूडेंट अप्लाइज फॉर ग्रुप। ठीक है ना। अब आपको पता है पड़ा कि हमारा जो स्टूडेंट, जब आपने अप्लाई किया था तो एक स्टूडेंट क्या होगा, अप्लाइज फॉर वन ग्रुप। मतलब जब एक स्टूडेंट जाता है तो क्या करता है, वो साफ ज़रा एक ही ग्रुप को अप्लाई करता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट, अब आप इस पूरे को पढ़ेंगे कि मैनी स्टूडेंट कैन अप्लाइज फॉर मैनी ग्रुप, क्योंकि जब आप 5 बच्चे फ़र्ज़ करें कॉलेज में हैं तो लाजमी तो नहीं है वो सारे कंप्यूटर पे अप्लाई करेंगे। तो एक कहेगा मैं बायो में जाता हूँ, मैं इंजीनियरिंग में जाता हूँ, तो मैनी स्टूडेंट कैन अप्लाइज फॉर मैनी ग्रुप्स। ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट डिपॉजिट फ़ीस। जब आप फ़ीस जमा कराने जाते हैं तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ आ जाती है कि एक स्टूडेंट 1 है ना, स्टूडेंट 1 डिपॉजिट 1 फ़ीस, वो अपनी फ़ीस जमा कराएगा। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट भी वो एक ही फ़ीस जमा कराएंगे, अपनी फ़ीस जमा कराएंगे, बहुत सारी फ़ीस जमा नहीं कराएंगे। याद रखने का, यहाँ पर आप लोग जो है ना गलत ना लिखाना, क्योंकि फ़ीस तो एक ही है, फ़ीस तो एक ही है ना जो स्टूडेंट ने जमा करानी है। तो एक स्टूडेंट भी अपनी फ़ीस जमा कराएगा, बहुत सारे स्टूडेंट भी अपनी ही फ़ीस जमा कराएंगे। ये तो नहीं है कि जो है ना फ़ात खान जाए और पूरी क्लास की फ़ीस जमा करा के आ जाए अकेला बंदा। तो उस वक्त जब जाएंगे, जब फ़ात जाएगा, पूरी क्लास की स्टूडेंट फ़ीस जमा कराएगा, तब यहाँ पर हम मैनी का सिंबल लगाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, हर स्टूडेंट जाके अपनी ही फ़ीस जमा कराता है। ये आपकी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनी हुई है, बुक पर भी मौजूद है कि जो है ना स्टूडेंट क्या करता है बेटा, अप्लाइज ग्रुप करता है। एक स्टूडेंट एक ग्रुप पे अप्लाई करेगा या बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे ग्रुप पे अप्लाई करेंगे। एक स्टूडेंट एक फ़ीस पे करेगा या बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी फ़ीस को पे करेंगे हैं। हाँ भी मेहताब, क्या सवाल है, बोलें बेटा। सर जी हर किसी की फीस तो मुख्तलिफ होती है ना, नहीं होती वो बेटा, फिर क्या नहीं करेगा? होती मुख्तलिफ यार। आप अगर आर्ट्स ग्रुप के हैं तो आपकी एक ही ग्रुप, आप सेकेंड ईयर ICS के हैं, आप तमाम स्टूडेंट की एक ही फ़ीस है, मुख्तलिफ नहीं होती। हाँ, जब हम मेडिकल की बात करते हैं, बायो वाले स्टूडेंट की, उनकी हो सकती है डिफरेंट हो, मैथ वाले की डिफरेंट हो, लेकिन आप जो ICS वाले हैं आप सारों की सेम फीस होगी। ठीक है जी। नहीं सर, फीस में फर्क है ना, पर क्या फ़र्क नंबरों है? के हिसाब से, हाँ, परसेंटेज के के हिसाब हवाले से। से तो देखिए, ये फिर आप लोगों को जो है ना ऐसे समझ लें स्कॉलरशिप दी हुई है कॉलेज वालों ने। लेकिन जब हम ओवरऑल पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर फीस सेम है, स्ट्रक्चर सेम है। अगर आप फीस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो फ़र्ज़ करें सेम ही है सारों का। फिर उन्होंने परसेंटेज के हवाले से स्कॉलरशिप दी हुई है
तो वो फिर कम है, हर बच्चों की अपनी अपनी है। ठीक ठीक, मेहरबानी। ठीक है जी, चले म्यूट कर लें। अच्छा जी, डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस है बेटा, डेटाबेस को डिज़ाइनिंग करते हैं हम लोग। डेटाबेस डिज़ाइनिंग क्या 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 चीज़ है, वो कहता है मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन इज़ टू मैप कंसेप्चुअल डाटा मॉडल। हम लोग कंसेप्चुअल डाटा मॉडल बनाते हैं। इसके हमारे पास मुख्तलिफ डेवलपमेंट के फ़ेज़ हैं बेटा। पहला जो फेज़ है उसको हम लोग प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग का मतलब होता है प्लान करना, बस जो है ना मनसूबाबंदी करना, ठीक है ना। क्या मनसूबाबंदी करेंगे हम लोग, वैन कस्टमर रिक्वायर्ड, वो कहता है जब हमारी प्लानिंग डेटाबेस क्यों बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं बेटा। तो वो कहता है हमारी जो प्लानिंग है ये उसी वक्त शुरू हो जाती है जब कोई बंदा हमें आकर कहता है कि भी हमारा सॉफ्टवेयर या डेटाबेस हमें डिज़ाइन करके दो। एनालिसिस मैंने आपको पहले बताया था, इसका मतलब है कंप्लीट स्टडी। तो हम आइडेंटिफाई उसकी पहले कंप्लीट स्टडी करेंगे तो डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनानी है, रिकॉर्ड एंटर करना है। तो जब तक आपको जो है ना फ़र्ज़ करें मैं आगे कहूँ भी डेटाबेस बनानी है, तो क्या आप शुरू हो जाओगे डेटाबेस बनाना? नहीं, आप पहले क्या करेंगे, मुझसे पूछेंगे कि कौन सी डेटाबेस बनानी है, किस चीज़ के लिए बनानी है, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, शॉप के लिए है, ठीक है ना, मैनी मोर और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो मैं उससे कहूँगा भी मेरा एक छोटी सी अकेडमी है उसके लिए बना दो। तो आप मज़ीद सवाल करेंगे, हाँ भी इंटर है, मैट्रिक है, किसके लिए है, गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, क्योंकि आप लोगों ने रोल नंबर के अगेंस्ट डाटा एंटर करना है। तो ये तमाम एनालिसिस कंप्लीट स्टडी आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, ठीक है बेटा। ये एनालिसिस फेज़ में आ जाएगा। डेटाबेस डिज़ाइन फेज़ के अंदर क्या है, दो हिस्से हैं डिज़ाइन फेज़ के बेटा। पहला क्या है, लॉजिकल डिज़ाइन। लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर हम क्या करेंगे, डेटाबेस को के अंदर हम लोग डाटा स्टोर करेंगे। इट कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड। हम लोग यहाँ पर डाटा डिफाइन डेफिनेशन देंगे। मतलब कैसे करेंगे, सिर्फ लॉजिकल बेस के अंदर, डाटाबेस के डिज़ाइन के अंदर बेटा हम लोग डाटाबेस बनाते हैं। अगर आप हम लोग ठहरिए, टेबल इधर नहीं ठहरी हुई, बल्कि हाँ नहीं ठहरी हुई, ठीक है ना। देखें हम लोग जब लिखा होता है कि एंटर योर नेम, तो आप अपना नेम ही एंटर करते हैं, ऐसे है ना। तो अगर मैं एंटर योर नेम वाली ये लाइन हटा दूं और खाली आपको सिर्फ लिखने के लिए जगह, तो आप क्या लिखेंगे, वो तो फिर आपकी मर्ज़ी है। आप अपना वहाँ नेम लिखें, फादर नेम लिखें, एड्रेस लिखें, सेल लिखें, खा कुछ भी लिख दें। तो ये बेसिकली हम लोग उसको क्या करते हैं, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर हम लोग डेफिनेशन सेट करते हैं कि यूज़र से नेम पूछना है यहाँ पर, फिर आप स्टूडेंट वहाँ पर अपना नेम ही देगा, फिर फादर नेम ही देगा, ठीक है ना। तो जो चीज़ हम पूछेंगे ये रूल हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में क्या होता है बेटा, हम लोग फिजिकली डेटाबेस क्रिएट करते हैं, हम लोग टेबल बनाते हैं, हम लोग रोज़ बनाते हैं, एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, फाइल्स का नेम लिखते हैं। तो ये फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइनिंग में आ जाता है। ये हमारी फिगर है बेटा। इसमें प्लानिंग एनालिसिस फेज के अंदर लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन आ गया। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर हम लोग सिर्फ डिज़ाइन करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे कि यहाँ रोल नंबर लिखना है और 4 डिजिट का लिखना है, यहाँ नेम लिखना है ओनली 20 कैरेक्टर का लिखना है। फिजिकल डेटाबेस के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे। आगे हम इम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, डेटाबेस रिपोजिशन, ये आगे हम देखते हैं। अगला टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ लॉजिकल डेटाबेस। कंपोनेंट क्या है बेटा, इन लॉजिकल डेटाबेस कंटेन डेफिनेशन ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन डेटाबेस के अंदर हम डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करेंगे और इसके अंदर रूल्स या इन्फॉर्मेशन होगी, स्ट्रक्चर होंगे और टाइप होगी डाटा की बेटा, जो हम डेटाबेस के अंदर इसको जाके इम्प्लीमेंट कर देंगे। रिप्रेजेंट एंटिटीज़, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप, मर्ज रिलेशन, अगर हमने डाटाबेस को मर्ज करना है। नॉर्मलाइज क्या है बेटा, ये रूल्स होते हैं डाटाबेस को बनाने के। ये अगला चैप्टर हमारा यही है, इसको वहाँ पर मज़ीद देखेंगे। उसके बाद है हमारे पास टॉपिक लॉजिकल डाटा मॉडल क्या होता है। रिप्रेजेंट एंटिटीज़, एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हमने ये रेक्टेंगल पढ़ी थी बेटा, आपको याद होगा, अभी हमने डिस्कस किया है। ये क्या है, ये एंटिटी का नेम है बेटा। ये जो हमने सर्कल, ओवर टाइप सर्कल लगा देते हैं, ये हमारे तमाम क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। ये अंडरलाइन जो आपको नज़र आ रही है इधर, बाकी में नहीं है। इस अंडरलाइन का मतलब है इसमें हमने क्या किया है, प्राइमरी की लगाई है बेटा। ये इसको मॉडलिंग शक्ल में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आप क्या करें, आप लोग जो है ना वो कहेगा टेबल बनाएं एक जो है ना एम्प्लॉय की और उसके मॉडलिंग करें उसकी एट्रीब्यूट्स की। ये एट्रीब्यूट्स याद रखना आप लोगों ने खुद से लिखने होंगे, जैसे हम लोग वेरिएबल खुद से लेते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि एक एम्प्लॉय के इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी हो सकता है बेटा, नेम एड्रेस हो सकते हैं, और आप लोग अंडरलाइन कर देंगे। अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन बनाता है कि आप डेटाबेस के अंदर बनाएं, तो फिर आप इस शक्ल में बनाएंगे, याद रखिएगा। ये मॉडलिंग शक्ल है बेटा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की।
मॉडलिंग शक्ल, ग्राफिकल शक्ल है, और ये जो दूसरी बनाई हुई है एक ही रो के अंदर, ये डेटाबेस डिज़ाइनिंग है। तो डाटा अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन करेगा कि डेटाबेस के अंदर बना है, तो आप एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे, नेम, एड्रेस, बर्थ डेट लिखेंगे और ये अंडरलाइन लगा देंगे ताकि ये प्राइमरी की को शो करे कि आपने प्राइमरी की किस पे लगाई हुई है। क्लियर है भाई? इसके बाद ये लास्ट है बेटा हमारे पास रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए। आपको पता है हमारी रिलेशनशिप, हम दो या दो से ज़्यादा अपनी एंटिटीज़ को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ये रिलेशनशिप कराता है। मर्ज का मतलब होता है मिला देना, हम दो एंटिटीज़ को आपस में मिला भी सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये EMP1 क्या है, टेबल नेम है हमारे पास, इसके एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस और फ़ोन। इसी तरह से दूसरी टेबल है EMP2, इसके ये फीचर्स हैं। इन दोनों को हम आपस में अगर कंबाइन करेंगे बेटा, मिला देंगे, तो ये देखिए ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर सेम आ रहा है तो एक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद नेम आ रहा है, यहाँ EMP नेम आ रहा है, तो ये दोनों एक ही फील्ड हैं, आपको पता है। ये एड्रेस है पूरा लिखा हुआ है, ये ADDR है, तो यहाँ कंसिस्टेंसी हमारा क्या हो रहा है, जो है ना एरर आ रहा है। फिर ये डेजिग्नेशन और DOB ये एक्स्ट्रा हो जाएंगे, फ़ोन भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये एड्रेस और ये एड्रेस आपस में मर्ज हो जाएंगे। ये देखिए एम्प्लॉय आईडी एक हो गया, नेम ये EMP नेम को ख़त्म करके नेम लिख दिया, एड्रेस और ADDR को ख़त्म करके दोनों का एक ही फील्ड बना दिया। फ़ोन, डेजिग्नेशन एंड DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ, ये हमारी एक्स्ट्रा फील्ड्स बन जाएंगी। नॉर्मलाइज द रिलेशन होता है, ये स्टेप यूज़ करते हैं बेटा, अगला चैप्टर यही है, नॉर्मलाइज का पढ़ेंगे। ये आपका टॉपिक एंड हो गया। अब आप लोग अपना खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करें और कोई सवाल है तो पूछें बेटा। हाँ भी शहजादे, आप सारे अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अभी। हाँ बोलें भाई। फादर जल्दी करें भी, बोलें। क्लियर है सर। सारों को क्लियर है, शेर अली तुझे तो क्लियर होना चाहिए। और कोई बच्चे भाई? जी सर जी। जी सर जी, बोलें भाई। जिसको समझ नहीं आया बोल सकता है, ज़्यादा पूछें कोई क्वेश्चन। सारों का क्लियर है? वकार अजीज, शेर अली, हमजा, मेहताब? यस सर क्लियर है। चलें ठीक है बेटा, कल हम चौथा यूनिट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। शेर अली।